गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इसमें आज हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे और फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं। कोई भी कंट्री से समझ लीजिए, कोई भी कंट्री जब प्रोडक्शन करता है तो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोडक्शन जब हो जाता है तो उस एक्सेस प्रोडक्शन का क्या करता है, वो अपने देश से बाहर यानी कि दूसरी कंट्रीज में सेल कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। और जो चीज़ें उसकी कंट्री में उसे अपने यहाँ कमी पड़ती है जिन चीज़ों की, या जो चीज़ें अपने यहाँ नहीं होती हैं अपनी कंट्री में, उसे वो दूसरे देशों से मंगाता है, जिसे इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो वर्ड क्या आते हैं, वो केवल फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, अपने देश के लिए नहीं किए जाते। अपने देश में सेलिंग करना और लेना और सेल करना, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कहा जाता। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट केवल अदर कंट्रीज़ के लिए कहा जाता है। जब कोई भी कंट्री दूसरे देशों में अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से इंपोर्ट करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब है ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का मतलब है हम कैसे समझते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या चीज़ें, हम किन किन चीज़ों को हम देखते हैं, कैसे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, किन पर आधारित होता है, ये हमें समझना है। ऑब्जर्वेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने कि इट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर आधारित होता है। जो फॉरेन ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर आधारित होता है। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन किस पर आधारित होता है, वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पर आधारित होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड आपके आ गए कि एक तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है और एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है, ये समझिए। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी जो भी प्रोडक्शन, जो कौन सा प्रोडक्शन ऐसा कंट्री बना रही है जो कि कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, तो वो हो गया स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन सिंपल सी बात समझने में, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कम समय में करे और अच्छा करे, अच्छी क्वालिटी में करे, तो वो स्पेशलाइज्ड माना जाता है। तो इसी तरह से एक कंट्री अगर उसे कम समय में अच्छा प्रोडक्शन करता है, क्वालिटी अच्छी करता है प्रोड्यूस, और समय कम लगाता है, जिससे कि वो क्या होती है, कम कॉस्ट आती है उसकी, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। उस कंट्री का उस प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जब कोई भी कंट्री दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो वो ऐसी वस्तु का करेगा जिसमें उसे स्पेशलाइजेशन हासिल हो। और स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कहने का मतलब है कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट कम आए दूसरी देशों से उस प्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट है कंट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड which it can produce at the lower than that in the other countries। अब एक कंट्री ऐसे वस्तु में स्पेशलाइज्ड होता है जिनकी जो कॉस्ट है वो अदर कंट्रीज से कम उसके यहां आती है प्रोडक्शन में। यानी कि जब वो वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो उस वस्तु को दूसरी देशों के बजाय उसके देश में उससे कम कॉस्ट आती है, तब उसे स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, सपोज एक मोबाइल फ़ोन है, सेम फीचर है, वो इंडिया में जो उसका प्रोडक्शन किया जाता है
तो वो 10,000 कॉस्ट आती है और उसी का प्रोडक्शन अगर चाइना में किया जाता है, सपोज उसकी 8,000 कॉस्ट आती है, तो कौन है स्पेशलाइज? चाइना, क्योंकि वो कम समय में अच्छी उस सेम क्वालिटी को कम प्राइस में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल लेवल पर क्या करेगा, व्यापार करेगा, यानी कि ट्रेड करेगा। तो आपको दोनों बात समझ में आ गई होंगी। तीसरा पॉइंट है इट फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू अब्रॉड एट द प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसमें क्या किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, वस्तुओं को क्या करा जाता है, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करा जाता है। तो वस्तुओं को दूसरे देश में, ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया जाता है जो हायर प्राइस देन द डोमेस्टिक, जो हमारे देश में उस वस्तु की कीमत जितनी है उससे ज्यादा कीमत पर, ज्यादा प्राइस पर, जिससे उससे ज्यादा प्राइस मिले। सपोज हमारे देश में एक पेन मान लो ये 20 रुपए का सेल हो रहा है, तो अगर वो विदेश में 25 रुपए का सेल होता है तभी तो उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि उसे प्रॉफिट मिल जाए। तो क्या होता है, हायर प्राइस पर, अपने देश से ज्यादा प्राइस पर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी तरह से इंपोर्ट की बात है, तो इंपोर्ट ऐसी वस्तुओं को किया जाता है जो कि अपने देश की जो प्राइस है उससे कम प्राइस में हमें वहां से मिल जाए, तो उन्हें इंपोर्ट किया जाता है। इट फैसिलिटेट मीन्स सुविधा प्रदान करना। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि इंपोर्ट्स इन लोअर प्राइस देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट से लोअर प्राइस पर हमें वहां से मिल जाए। ये दोनों पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ऑफरिंग मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमें बड़ा मार्केट साइज जो है वो काफी बड़ा साइज प्रोवाइड कराता है। अगर अपनी कंट्री में व्यापार हो रहा है तो अपनी कंट्री तक ही सीमित है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका मार्केट बड़ा हो जाता है। जब मार्केट बड़ा होता है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, तो इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। और हायर जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी तो क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, और जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो देश प्रोग्रेस करेगा। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, इंजन ऑफ द ग्रोथ कहा जाता है। तो अब ये बात आपकी समझ में सारी आ गई होंगी। फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं स्पेशलाइजेशन पर से रिलेटेड, यानी कि उन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है यानी ट्रेड किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर जिनमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त होता है किसी कंट्री को। दूसरी बात, यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात आती है। ऐसी वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता है जिनकी प्राइस कंपैरेटिवली विदेशों में क्या होती है, कम होती है, और यानी कि हमारे देश में से वहाँ अच्छा एक्सपोर्ट करने की बात है तो ज़्यादा होती है। अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो ज़्यादा होती है, और इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो कम होती है। अगर हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे जो हमें विदेश में ज़्यादा प्राइस पर सेल करनी है, और इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो क्या होगा, वो लोअर प्राइस, कम हो, यानी कि हम उन चीज़ों को मंगाएंगे जिनकी प्राइस विदेश में कम होगी, जिससे कि हमें फ़ायदा हो। और 5th और 6th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, क्योंकि ये एक बड़ा साइज मार्केट का प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाता है, इसलिए इसे इंजन ऑफ द ग्रोथ कहा जाता है। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे फॉरेन ट्रेड के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसमें हमें 2 चीजें और पढ़नी है, इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, 2 चीजें और पढ़नी। तो जल्दी से समझते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम में जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। वैसे तो आप
इससे पहले भी इन चीजों के बारे में काफी चीजें समझ चुके हैं। चलिए एक बार फिर रिवीजन करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस के टाइम कॉलोनियल का मतलब होता है अंग्रेज उपनिवेशवादी, यानी कि जो अंग्रेज थे, जो इंडिया आए थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल में अपने शासनकाल में जो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन यानी कि इंडिया की पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने पूरी एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और इंटरनेशनल ट्रेड को भी पूरी तरह से बर्बाद करके रखा, और कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से इसका शोषण किया। एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया? क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करते थे, वो केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे, जिससे क्या था कि इंडिया को कोई फायदा नहीं होता था। दूसरी बात, ब्रिटिश यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री। उन्होंने हमारे जो रॉ मटेरियल्स को, हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को अपने रॉ मटेरियल के लिए यूज किया, अपनी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए ही यूज किया। तीसरा पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड विच हैड डिक्लाइंड ओइंग टू द डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। उन्होंने हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उस टाइम इंडिया का, वो अपना पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा था, वो अपने नाम से जाना जाता, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था, लोग उसे पसंद करते थे, तो उसे ब्रिटिशर्स ने पूरा समाप्त कर दिया। कैसे? इसमें उन्होंने टैरिफ ज्यादा, यानी कि इनके टैक्सेस को बढ़ा करके, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिससे कि उसे विदेशों में भेजना असंभव हो गया, बहुत ज्यादा उसके टैक्सेस लगने लगे। ऐसे उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया, वो हैंडीक्राफ्ट पूरा खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि कितना हमारे पास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। अगर दोनों बराबर है तो इक्वल हो जाता है, और अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, ज्यादा जा रहा है विदेशों को हमारे तरफ से जो गुड्स एंड सर्विसेज, और वहां से कम आ रही हैं, तो हमारा क्या होता है? फेवरेबल होता है। कहने का मतलब है हम अर्निंग ज्यादा कर रहे होते हैं, नॉर्मली ये होता है। तो फेवरेबल तो था, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल था, एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे, लेकिन कैसे फेवरेबल था? केवल रॉ मटेरियल के रूप में। रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा ब्रिटेन को जाता था और वहां से फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ आते थे, तो जो कि हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, यानी कि डायरेक्शन का मतलब दिशा, ट्रेड की, व्यापार केवल ब्रिटेन को ही मोस्टली होता था, वहीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। अंग्रेजों ने जो विदेशी व्यापार के लिए परमिशन दी थी, वो केवल ब्रिटेन के लिए दी थी, बहुत कम मात्रा में कहीं अलग दूसरी कंट्रीज को जाता था, नहीं तो मोस्टली कहाँ जाता था? केवल ब्रिटेन में जाता था, वो भी रॉ मटेरियल के रूप में उनकी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। उसके बाद 6 पॉइंट है, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। जो कंपोजिशन ऑफ द ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है संरचना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज को देखा जाता है। कंपोजिशन यानी कि संरचना क्या है उसकी, यानी कि किन चीजों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किन चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो कंपोजिशन था वो इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस कंडीशन को। बैकवर्डनेस कंडीशन कैसे करता है? क्योंकि उस कंपोजिशन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या था, जो जा रहा था वो क्या था? रॉ मटेरियल था। जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स थे, वो सारे रॉ मटेरियल के रूप में जा रहे थे। कंपोजिशन ये था कि रॉ मटेरियल, और आ क्या रहा था? उसी चीज को फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार बना करके वही चीज हमारी कंट्री में फिर सेल की जा रही थी। उसका प्रॉफिट किसको हो रहा था?
ब्रिटिशर्स को हो रहा था। तो इसलिए इसे कहेंगे हम, हमारी जो कंट्री थी वो बैकवर्डनेस, यानी कि हमारी, इससे ये साबित हो रहा था, मतलब उन्होंने ये कर दिया कि भाई इंडिया में कुछ नहीं बन सकता, इंडिया वाले कुछ नहीं जानते, हमारी इकोनॉमी में कुछ नहीं बन सकता, बस हम वहां जाके बनाएंगे और फिर लाके यहाँ सेल करेंगे। तो ये बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी कहा जाएगा। तो ये आपके पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम ये कई चीजें कई बार पहले भी रिपीट हो चुकी हैं और अच्छे से पढ़ लेंगे। कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है कि किसमें था किसमें नहीं था, ये बार बार आप पढ़ेंगे चैप्टर्स को तो आपको क्लियर हो जाएगा किसमें कौन सी चीज देनी है। अब इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद कैसी कंडीशन रही इंडिया के फॉरेन ट्रेड की, उसे एक बार देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन 1951 टू 1956, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितनी थी, रुपी 6,760 करोड़, एंड इन 2012 टू 17, यानी 12th प्लान, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये कितनी थी, 2,21,91,132 करोड़। तो वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो जो वॉल्यूम था फॉरेन ट्रेड का वो पहली पंचवर्षीय योजना में तो 6,760 करोड़ कुल था, जो बढ़ करके 12वीं जो लास्ट थी 12वीं उसमें 17 तक, उसके बाद अगली चल रही, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये 2,21,91,132 करोड़ हो गया, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है वॉल्यूम काफी बड़ा। लेकिन इसमें भी कब बढ़ा, ये तब बढ़ा जब 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई। तब तक कितना था, ये मैंने हम 90 तक कुल कितना था, 63,093 करोड़ कुल था, 63,093 करोड़ कुल था, जो बढ़ करके 91 के बाद 17 तक 2,21,91,132 करोड़ हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैज बीन हाई गोइंग टू द बेस इफेक्ट। जो ये परसेंटेज बढ़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का परसेंटेज बढ़ा, ये क्या था, इसका जो किस वजह से, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का मतलब है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, आईपीआर 1956 बनाया गया और उसके बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, ये बेस इफेक्ट इन्होंने मतलब जो भी है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियम कानून बनाए जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और इस वजह से ये वॉल्यूम इसका बढ़ा है। और थर्ड है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैव टेंडेड टू राइज बट इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड हैज टेंडेड टू डिक्लाइन। अब इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बड़े हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि ये काफी बड़े हैं, लेकिन अगर हम अपने ग्लोबल मार्केट में, अगर हम अपने ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का जो शेयर देखें, शेयर का मतलब कितना है कि हम कितने परसेंट के शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब है हम कितने परसेंट, सपोज 100% टोटल है तो मान लो अमेरिका जो अपना फॉरेन ट्रेड कर रहा है वो 10% कर रहा है, चाइना वो 15% कर रहा है, तो इसी तरह इंडिया 2% कर रहा है, इंडिया का 2% हो गया, ऐसे ही 200 कंट्रीज हैं, सबका अपना अपना परसेंटेज है, सभी का मिला करके 100% है। तो जो परसेंटेज शेयर है वो हमारा घटा है। कहने का मतलब है पहले हमारा शेयर ज्यादा था, बाद में हमारा शेयर कम हो गया। कहने का मतलब है पहले हम ज्यादा शेयर रखते थे इंटरनेशनल मार्केट में और बाद में हमारा शेयर कम होता चला गया, जबकि इसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये कि हमारी कंट्री से तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा। अगर हम केवल अपनी कंट्री की बात करते हैं कि वहां से तो हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल ट्रेड को हमने बढ़ा दिया आपने, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना शेयर देखें, अपना पार्ट देखें, तो वो हमारा घटा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी।
और उसके बाद लास्ट पॉइंट है इन 2017-18 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट वाज 2.1%। जो अगर 17-18 का ऑब्जर्वेशन देखें, इस डाटा देखें हम, तो उसमें क्या था, तो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कितना है 2.1% है एंड इंपोर्ट जो है वो 2.6% है। तो इस तरह से ये आपका आज का ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसके नोट्स बनाएं और इसके बाद इसके अगले जो कंसेप्ट हैं उसके लिए अगली वीडियो में कल